Welcome to the classes AFT Institute. So, myself Rachna Chopra, B.Ed सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं. टाइमिंग्स आर 9 to 12 और आप लोगों की फर्स्ट क्लास विकास सर के साथ हो गई है. दिस इज सेकेंड क्लास, पेपर नंबर 1, नॉलेज एंड करिकुलम. ठीक है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी वेस्टर्न फिलोसफीज को डिस्कस कर रहे हैं 2-3 क्लासेस से. तो आज का टॉपिक शायद हमारा प्रैग्मेटिज्म है. सो आज हमने प्रयोजनवाद पर बात करनी है. प्रैग्मेटिज्म, आज का टॉपिक हमारा प्रैग्मेटिज्म है. प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म. सो प्रयोजनवाद जो शब्द है ना, इसमें भी हमें वही सब चीज़ें पढ़नी है. मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गया, एम्स ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन, रोल ऑफ टीचर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब चीज़ें 9 हेडिंग्स हैं. याद रहे, बार बार रिपीट करने का पर्पज़ ये है कि पेपर तुम पढ़ो ना पढ़ो लेकिन करके जरूर आ जाओगे. क्लियर? सो देखो, जो प्रैग्मेटिज्म है ना बेटा, ये कौन से शब्द से निकल कर आया है? प्रैग्मा. प्रैग्मेटिज्म किससे निकला है? प्रैग्मा से निकला है, जिसका मतलब यूटिलिटी होता है. यूटिलिटी, यूटिलिटेरियन थॉट, उपयोगितावाद पर आधारित. उपयोगिता, तो जिस काम को करने की उपयोगिता है वही काम सही भी है और अच्छा भी है. मैंने आपको बताया था. इसकी एक डेफिनेशन है, लिख सकते हो. anything which works is both good and right, जिस क्रिया से काम चल जाए वह ठीक भी है और अच्छी भी है. जिस क्रिया से काम चल जाए वह ठीक भी है और अच्छी भी है, कॉमा, अदरवाइज बैड एंड रॉन्ग बोथ. अदरवाइज बैड एंड रॉन्ग बोथ, अन्यथा गलत भी है और बुरी भी है. इस लाइन का मतलब क्या है कि वो हर काम को इसलिए सीखना चाहता है कि, या कोई भी काम को इसलिए सीखना चाहता है कि उस काम को करने का अगर फायदा है, उस काम को करने से आपका काम चल जाए. आप जिस चीज़ के पीछे उस काम को कर रहे हो, क्या वो काम आपका पूरा हो रहा है उस क्रिया को करने से, तो तब तो वो क्रिया अच्छी भी है और सही भी है, और अन्यथा वो बुरी भी है और गलत भी है. जैसे कि अगर हम कोई भी टॉपिक मान लो मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो हमने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ये सब पढ़ा, लेकिन बड़े होके हमारे सामने यूज़ होता है वो सब. जो इंजीनियर बनते हैं शायद सिर्फ उनके अलावा उन्हें ही थोड़ा पढ़ना पड़ता होगा, लेकिन उसके अलावा और किसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं होता. अगर कोई जनरल स्टोर खोल के बैठ जाए बड़ा होके, तो उसको क्या यूज़ करनी है ये सब चीज़ें, तो उनके लिए कोई यूज़ नहीं है. तो इसका मतलब प्रैग्मेटिज्म यही चीज़ कहता है कि बच्चे को वो कराओ जिसका उसको जीवन में उपयोगिता हो, फ़ायदा हो, तब उस काम को करने का बेनिफिट है, और अन्यथा वो काम गलत भी है और बेकार भी है. टाइम वेस्ट किया ना हमने तो इतने साल, बच्चे ने इतने साल पढ़ा, तो टाइम वेस्ट हुआ उसका. तो इसलिए हमें वो चीज़ करवानी चाहिए जो बच्चे के लिए यूज़फुल है. क्लियर? पहली बात. अब देखो, जो प्रैग्मेटिज्म है ना, ये इसके जो मेन आप कह सकते हो सपोर्टर या जिन्होंने इसे डेवलप किया, उसमें मेन नाम किसका आता है? किलपैट्रिक, और एक नाम जॉन डेवी का भी आता है. किलपैट्रिक और जॉन डेवी. ठीक है, तो ये मेन इसके सपोर्टर्स हैं. जैसे पहले वाले में रूसो थे, उससे पहले वाले में प्लेटो, अरस्तु और सुकरात हैं, और इसमें डेवलपर्स में कौन आ जाते हैं? किलपैट्रिक और यही जॉन डेवी का नाम आता है. ठीक है, अब देखो, प्रैग्मेटिज्म की परिभाषा हम करेंगे जेम्स प्रेट के अकॉर्डिंगली. इसी परिभाषा से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा बेटा. जेम्स प्रेट की डेफिनेशन, इसमें किसकी डेफिनेशन की बात करेंगे? जेम्स प्रेट, PRETT. ठीक है, जेम्स प्रेट की डेफिनेशन है. और जेम्स प्रेट ने क्या बताया है बेटा? प्रैग्मेटिज्म ऑफर्स अस a theory of meaning, theory of truth, theory of knowledge, theory of reality. प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य, ज्ञान और वास्तविकता का सिद्धांत प्रदान करता है. इस बात का ये मतलब है कि हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ का मीनिंग क्या है. यह हमें हर चीज़ के मीनिंग से कनेक्ट करता है, हर चीज़ के मीनिंग से कनेक्ट करता है. थ्योरी ऑफ ट्रुथ, वास्तविकता क्या है? वैसे तो वास्तविकता इटर्नल होती है, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंगली जिसे बदला ना जा सके,
सत्य शाश्वत होता है, जो किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये बात करता है थ्योरी ऑफ ट्रुथ में ट्रुथ को सर्च करने की। मतलब सत्य वो है जो परिस्थिति साबित करेगी कि ये सत्य है या नहीं है। अगर हम किसी सिचुएशन में, इसको हम एक एग्जांपल से बात करेंगे, अगर हम किसी सिचुएशन में मान लो पेपर में कोई बच्चा है ऐसा जो नकल मार के भी करता है, तो उसने नकल मार के सारे पेपर दे लिए और वो पास भी हो गया, तो उसके लिए नकल करना क्या है? ठीक है, अच्छा है। तो उसके लिए ट्रुथ क्या है? उसके लिए वास्तविकता यही है कि नकल करना अच्छा होता है और इससे हम पास हो जाते हैं पेपर में। लेकिन अगर मान लो बीच में किसी भी समय एक बार वो पकड़ा गया, तो उस पॉइंट पर उसके लिए उस सिचुएशन में सत्य क्या होगा? कि सत्य ये होगा कि नकल करने से मैं पकड़ा गया और मेरा पेपर कैंसिल हो गया, तो नकल करना गलत है। तो यहाँ पर जो सत्य का सिद्धांत है वो परिस्थिति साबित कर रही है। हर सिचुएशन में सत्य चेंज हो रहा है। एक चीज में, एक सिचुएशन में जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वो दूसरे के लिए असत्य भी हो सकता है। जैसे कि एक बच्चे ने नकल करके पास हुआ लेकिन दूसरा बच्चा पढ़कर पास हुआ, तो उसके लिए ये चीज़ गलत है, असत्य है कि हमें नकल करके पास नहीं होना। लेकिन जो नकल करके पास हुआ उसके लिए ये चीज़ सत्य है कि नहीं, नकल करने से तो आराम से पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर परिस्थिति टू परिस्थिति, व्यक्ति टू व्यक्ति सत्य परिवर्तनशील हो जाता है। तो इसीलिए जो प्रैग्मेटिज्म है वो हमें ऑफर्स अस थ्योरी ऑफ मीनिंग। अर्थ क्या है? अलग अलग चीज़ों के अर्थ से हमें एक्वेंट करता है। ट्रुथ क्या है? हमें सत्य बताता है हर परिस्थिति में सत्य क्या है, क्योंकि इनके अनुसार सत्य परिवर्तनशील है। जबकि आइडियलिज्म के अकॉर्डिंगली सत्य शाश्वत होता है, जिसे बदला नहीं। मतलब अगर नकल करना गलत है तो वो हर परिस्थिति में गलत ही है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर पकड़े नहीं गए तो वो ठीक हो गया और पकड़े गए तो वो गलत हो गया। लेकिन प्रैग्मेटिज्म ये बोलता है, वो कहता है सिचुएशन डिसाइड करेगी कि ये चीज़ सत्य है या असत्य है। अगर उस क्रिया को करने से आपका काम चल जाए, नकल करने से आपका काम चल गया, आप पास हो गए, तो ये क्रिया सही भी है और अच्छी भी है, वो तो ये कहता है। और अन्यथा बुरी भी और गलत भी है। हम मंदिर में गए, हमने भगवान बोला भगवान जी पास करा दो, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब भगवान जी ने पास करा दिया कि नहीं कराया, इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये चीज़ सही है कि गलत है। अगर उन्हें पास कर दिया तो हम अगली बार फिर आ जाएंगे, और नहीं किया तो हम छोड़ देंगे। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ ट्रुथ जो है वो फ्रेमिंग सिचुएशन में होता है, जो सिचुएशन डिसाइड करती है कि ये चीज़ सत्य है या फिर असत्य है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान किस चीज़ को कहा गया है, वास्तविक ज्ञान क्या है उसको पढ़ना, और या थ्योरी ऑफ रियलिटी, वास्तविकता क्या है उसको जानना। तो प्रैग्मेटिज्म एक्चुअली में चेंजिंग फिलॉसफी पर वर्क करता है। चेंज फिलॉसफी का मतलब समझते हो? जिसमें हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो इसलिए हमें वो करना है जिसका फायदा हो, जिसकी उपयोगिता हो। इज इट क्लियर? इनके अनुसार सत्य परिवर्तनशील है, परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, और एक्सपीरियंसेस चेंजिंग हैं। तो सब चीज़ें चेंजिंग है ना, तो ये प्रेजेंट पर वर्क करता है, पास्ट को फोकस नहीं करता। और कहता है प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। इज इट क्लियर? समझ आया? तो ये हमारा हो गया इसका मीनिंग। अब बात करते हैं इसी एक लाइन पर जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है ना, थ्योरी ऑफ मीनिंग, थ्योरी ऑफ ट्रुथ, थ्योरी ऑफ नॉलेज और थ्योरी ऑफ रियलिटी। उसी के ऊपर बेस्ड इसकी सारी विशेषताएं हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद की विशेषताएं। सो प्रयोजन, तो एज यू नो कि हम लोग आज प्रैग्मेटिज्म पढ़ रहे हैं। सो प्रैग्मेटिज्म के अंदर हमने मीनिंग पर बात करी कि प्रैग्मा यानी यूटिलिटी बेस्ड थ्योरी है, जिसमें हम हर चीज़ को फ़ायदे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमें उन क्रियाओं को करना है जिन कामों को करने का फ़ायदा होता है, वो अच्छी भी हैं और सही भी हैं, और जिन क्रियाओं को करने से काम चल जाए वो अच्छी भी हैं और सही भी हैं, और जिन क्रियाओं से काम ना चले उन्हें ये कहता है कि वो बुरी भी हैं और गलत भी हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग हमने इसमें क्या पढ़ी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, क्या क्या विशेषताएं होती हैं प्रयोजनवाद की। तो पहली विशेषता क्या बताई? रिजल्ट इज द क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ। सो रिजल्ट इज द क्राइटेरिया ऑफ, पहला पॉइंट था ट्रुथ इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड, सत्य पूर्व निर्धारित नहीं होता। इनके अनुसार सत्य पहले से फिक्स नहीं है कि ये सत्य है।
सत्य को सिचुएशन डिसाइड करेगी कि ये चीज सत्य है या नहीं है। इज इट क्लियर? सो ट्रूथ इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड। दूसरा, रिजल्ट इज द क्राइटेरिया फॉर ट्रूथ, यानी रिजल्ट तय करेगा क्राइटेरिया, यानी उसका जो तराजू कि ये चीज सत्य है या असत्य है। तो उस क्राइटेरिया को सेट करने के लिए, उस बेस को प्रिपेयर करने के लिए रिजल्ट बताएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रॉब्लम्स एज एन इंसेंटिव फॉर फाइंडिंग ट्रूथ, समस्याएं सत्य की प्रेरक शक्ति। अगर प्रॉब्लम्स हुई ना तो हम जानना चाहेंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। एक्चुअली में तो नीड और प्रॉब्लम से ही तो इन सब चीज़ों का जन्म होता है। सत्य और असत्य की बात तो वहीं पर आती है ना। अगर हम अकेले हो, हमें किसी की ज़रूरत ही ना हो, कोई प्रॉब्लम ही ना हो लाइफ में, तो क्या सत्य और क्या असत्य है? कोई भी चीज़ बनती ही नहीं है। लेकिन सत्य और असत्य की बात ही तभी आती है जब हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो प्रॉब्लम्स को इंसेंटिव कहा गया है ट्रुथ के लिए। इज इट क्लियर? तो अगर प्रॉब्लम्स ना हो तो सत्य का पॉइंट ही नहीं आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यूटिलिटी एज द क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ, उपयोगिता सत्य की कसौटी। जैसे रिजल्ट को क्राइटेरिया कहा गया है, तो रिजल्ट क्या होता है? यूटिलिटी एज द क्राइटेरिया ऑफ ट्रुथ, उपयोगिता सत्य की कसौटी। तो रिजल्ट क्या है? उपयोगिता। रिजल्ट माने फायदा। अगर किसी काम को करने का फायदा हो रहा है तो इसलिए रिजल्ट को भी क्राइटेरिया कहा गया है ट्रुथ का, और यूटिलिटी को भी क्राइटेरिया कहा गया है, क्योंकि रिजल्ट इज इक्वल टू यूटिलिटी। रिजल्ट इज इक्वल टू यूटिलिटी। अगर उसका रिजल्ट फायदेमंद है तो उस क्रिया को करने का फायदा और वो चीज सत्य है। अगर उस क्रिया को करने का फायदा नहीं है तो वो चीज असत्य है। समझ आ गया? तो ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट आ गया है फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सामाजिक और जनतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास। सामाजिक और जनतांत्रिक दृष्टिकोण में विकास। तो इसका मतलब जो प्रैग्मेटिज्म है वो किस चीज़ में फेथ, ये सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एज अ होल जिनसे सबका भला होता हो, जो सबके लिए यूटिलिटेरियन है, तो वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं, वो सोशल वैल्यूज होती हैं। तो प्रैग्मेटिज्म इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इससे सबका भला होता है। क्लियर? जो चीज़ सबके लिए है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या बोलती है? जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, तो जो सबके भले के लिए हो, जो जिसमें सबको अपनी अपनी राय देने का मौका मिले, वही तो डेमोक्रेसी है। तो इसीलिए ये प्रैग्मेटिज्म जो है वो फेथ करता है सोशल वैल्यूज में और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में। इज इट क्लियर? क्योंकि हम अकेले रहकर अपनी सब चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। कहने का मतलब समाज, हमें जब हम कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो हमें समाज को भी देखना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति चोर है तो ये देखेगा ना कि भाई पहले सब सो जाए फिर मैं चोरी करूँगा, सबके सामने तो आकर नहीं कर लेगा ना। तो ये वही चीज़ हो गया कि ये वो वैल्यूज़ को भी एक्सेप्ट करता है जो मतलब सबके आप उस काम को खुले आम कर ही नहीं सकते, जो चीज़ सबने मना की हुई है, ऐसे भी कह सकते हो इस बात को। ठीक है? तो ये सोशल वैल्यूज़ को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट आ गया रहता है देयर आर नो फिक्स्ड आइडियल्स और वैल्यूज़। देयर आर नो फिक्स्ड आइडियल्स और वैल्यूज़, कोई निश्चित मूल्य नहीं, कोई निश्चित मूल्य नहीं। इनके अनुसार फिक्स्ड वैल्यूज़ या आइडियल्स होते ही नहीं हैं, क्योंकि वैल्यूज़ और आइडियल्स मैन मेड हैं और वो बदलते रहते हैं। जबकि आइडियलिज्म में क्या कहा था? वैल्यूज़ आर नॉट मैन मेड, वो तो शाश्वत है, वो तो हमेशा, उसे किसी ने नहीं बनाया। मूल्य यानी सत्यम शिवम सुंदरम, उसे किसी ने नहीं बनाया, वो शाश्वत है, वो हमेशा से चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, वो आइडियलिज्म कहते हैं। लेकिन प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है? वैल्यूज आर मैन मेड, उसे मनुष्य ने बनाया है। सो देयर आर नो फिक्स्ड आइडियल्स, क्योंकि सभी लोग अलग अलग हैं, तो सभी लोगों की अपनी ओन वैल्यूज हैं और सभी लोग अपनी ओन वैल्यूज के बेस पर अपना जीवन जीते हैं। इज इट क्लियर? और वैल्यूज को डिटर्मिन करने का बेस क्या है? यूटिलिटी। आप अपने लिए उन मूल्यों का निर्माण करोगे जिनसे आपको फायदा मिले। आप ऐसे मूल्य अपने लिए बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करोगे, डिटर्मिन नहीं करोगे जिनसे आपकी आज़ादी खोती हो। बात समझ आई? तो यहाँ पर हर व्यक्ति अपने ओन वैल्यूज़ को क्रिएशन खुद से करता है। इज इट क्लियर? तो इनके अकॉर्डिंगली देयर आर नो फिक्स्ड आइडियल्स और वैल्यूज़।
देखो ये यही बता रहा है कि मूल्य ना तो निश्चित होते हैं ना ही पूर्व निर्धारित, वैल्यूज आर नॉट प्रीफिक्स नॉट प्रीडिटर्मिन्ड, इनका निर्माण तो मनुष्य का मस्तिष्क करता है, ह्यूमन ब्रेन इज द क्रिएटर ऑफ दीज थिंग्स। क्लियर। आगे कह रहे व्यक्ति अपने अपने मस्तिष्क से संपूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक नए आदर्शों का अन्वेषण करते हैं, यानी एज पर ओन माइंड ह्यूमन क्रिएट्स सच वैल्यूज़, है ना, उस तरह की वैल्यूज़ अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंगली हर कोई क्रिएट करता है, और इनमें से जिसका परिणाम संतोषजनक होता है उसे वो ग्रहण कर लेता है, यानी कि द वैल्यूज़ विच आर यूटिलिटेरियन विच गिव्स हिम यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है और बाकी वैल्यूज़ को रिजेक्ट। तो वही पॉइंट आ गया ना, वही बात आ गई, तो वही सब जगह बताना है। क्लियर। तो इनके अकॉर्डिंगली ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ आर मैन मेड। क्लियर। नेक्स्ट आगे आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी, क्रिया का महत्व। इनके अनुसार क्रिया का महत्व है, क्योंकि काम को करने से आपको यूटिलिटी समझ आएगी, हर काम को करने से, उस क्रिया को करने से पता लगेगा कि वो क्रिया सही है या नहीं है। जैसे नकल करी तो पता लगा कि नकल करने से हम पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, तो उससे पता लगा कि ये क्रिया ठीक है या गलत है। इज इट क्लियर। तो क्रिया को करने से, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी, ये एक्टिविटी को इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसके अलावा दे फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य में विश्वास। ये किस में फेथ करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में फेथ करते हैं। इज इट क्लियर। सो प्रेजेंट और फ्यूचर में फेथ करने का मतलब क्या है कि पास्ट को सिर्फ आइडियलिज्म में रखा गया है, और नेचुरलिज्म में भी और प्रैग्मेटिज्म में भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की गई है। क्लियर। नेक्स्ट आगे आता है ऑपोजिशन ऑफ सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी सामाजिक परंपराएं और प्रथाओं का विरोध। ये वो परंपराएं हैं जो ढकियालूसी विचारधारा, जिसे आप ऑर्थोडॉक्स माइंड कह सकते हो, स्टीरियोटाइप थॉट्स कह सकते हो, जैसे सती प्रथा हो गया, कुछ और हो गया, तो ये कहता है ये उन चीज़ों को बिल्कुल डिनाई करता है, जिनकी वजह से ह्यूमन वैल्यूज़ हम स्ट्रिक्टली नहीं अपने लिए फ्रेम कर सकते। यानी कि जब कहते हैं कि जैसे लड़की को घर में इसलिए बिठाना है क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं, उसकी तो शादी करा देनी है, तो इस तरह की विचारधारा लड़की अपने जीवन में वैल्यूज़ की फॉर्म में नहीं लेना चाहेगी ना, क्योंकि वो भी तो पढ़ना लिखना चाहती है। तो वो उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगी जो उसके लिए क्या हों, ब्रॉड हों, उदारवादी हों। इज इट क्लियर। ना कि उसे एक कुएं का मेंढक बना दे। तो ये इस तरह के सोशल कस्टम्स को, ऐसे रीति रिवाजों को ये क्या करता है, डिनाई करता है। प्रैग्मेटिज्म क्या करता है, डिनाई करता है, जो किसी की स्वतंत्रता में बाधा डाले, जो किसी व्यक्ति के लिए गलत हो, ये उस तरह के कस्टम्स को डिनाई करता है। क्लियर। उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। जो इंसान को लकीर का फ़कीर बनाना चाहे, जो उसे पुरानी परंपराओं को ज़बरदस्ती अपने कंधों पर ढोने के लिए कहे, तो ये उस तरह के विचारों को, उस तरह की परंपराओं को स्ट्रिक्टली डिनाई करता है। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आगे, रियलिटी स्टिल इन मेकिंग, रियलिटी स्टिल इन मेकिंग, वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में, वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में। सो रियलिटी अभी भी बन रही है। ये क्या बोलता है, रियलिटी अभी भी बन रही है। सो रियलिटी कौन डिटर्मिन करेगा, सिचुएशन। और कैसे डिटर्मिन करेगी, उसकी यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, कि जिस क्रिया से काम चल जाए वो सत्य भी है और सही भी है। हमने पढ़ लिया ना। तो ये वही लाइन है कि वास्तविकता अभी भी निर्माण की अवस्था में है। इसका मतलब हर सिचुएशन में एक नई रियलिटी होगी। एक सिचुएशन है जिसमें हमने नकल करी और हम पकड़े गए और हमारे लिए नकल करना गलत है, तो वो रियलिटी है। दूसरी सिचुएशन में हमने फिर देखा कि चलो आज नकल फिर करके देख लेते हैं, इस बार नहीं पकड़े गए, तो इस बार ये रियलिटी है। अगली बार फिर हमने देखा इस बार पढ़कर जाएंगे और उसमें देखेंगे तो हम पढ़कर पास हो गए, तो ये रियलिटी है। अगली बार भी हमने सोचा पढ़कर जाएंगे, लेकिन इस बार पढ़कर भी पास नहीं हुए, तो ये रियलिटी है कि पढ़ाई करने से पास नहीं हुए, तो वो रियलिटी है। तो हर सिचुएशन में रियलिटी स्टिल इन मेकिंग, हर परिस्थिति में वास्तविकता अभी भी बनने की अवस्था में है। क्लियर। जबकि जो आइडियलिज्म वगैरह है ना, वो क्या बोलते हैं कि रियलिटी को किसी ने बनाया ही नहीं है, रियलिटी परमानेंट है, जो रियल है वो रियल है। बात समझ आई, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और एक्सपीरियंस आर द सेंटर ऑफ रियलिटी, एक्सपीरियंसेस आर द सेंटर ऑफ रियलिटी, अनुभव वास्तविकता का केंद्र है।
मतलब वास्तविकता किसके आधार पर नापी जाएगी? आपके एक्सपीरियंस के बेस पर। अगर आपको वही जैसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला, हम पकड़े नहीं गए, तो मतलब ये जो रियलिटी है ये मतलब ठीक है। और अगर आप पकड़े गए तो वो रियलिटी मतलब वो चीज़ गलत होगी, हमें नहीं करनी नकल। तो हर बार जो सेंटर होगा वो एक्सपीरियंस होगी। एक्सपीरियंस माने पॉजिटिव एक्सपीरियंस और नेगेटिव एक्सपीरियंस। पॉजिटिव एक्सपीरियंस उस चीज़ को रियल बनाते हैं और नेगेटिव एक्सपीरियंस उस चीज़ को डिनाई करते हैं। क्लियर, समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट आगे, फेथ इन ह्यूमनिज्म। ये साइकोलॉजी कहीं ना कहीं मानवतावाद में भी विश्वास करती है, मनुष्य के भले के लिए, मानवीय कल्याण, सबका भला हो जिसमें, और एज अ होल सबको देखती है। ये अप्रोच सोशलिस्टिक अप्रोच है, तो एज अ होल सबके भले की बात करती है। फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने पहले ही बता दिया, चेंज के ऊपर बेस्ड है ना ये अप्रोच, यानी लचीलेपन में विश्वास करती है कि जीवन परिवर्तनशील है और यहाँ पर सदा सब चीज़ें संसार की जो हैं वो सब में चेंजेस आते हैं, टाइम के साथ, प्लेस के साथ वैल्यूज़ बदलती रहती हैं। वो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, लोग बदलते हैं तो वैल्यूज़ बदलती हैं। इसलिए ये जो अप्रोच है वो क्या है? डायनामिक है। तो इसलिए ये किस में विश्वास करते हैं? डायनामिक उसमें, ठीक है, चेंज में विश्वास करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने पर फोकस करते हैं, यानी बच्चे का अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा तभी तो वो उस तरह की वैल्यूज़ क्रिएट कर पाएगा। यानी मनुष्य में पहले वो क्रिएटर तब बन सकता है ना जब पहले उसमें उतनी कैपेबिलिटी हो उन चीज़ को बनाने की। तो शिक्षा के द्वारा ये बालक को उतना कैपेबल बनाना चाहता है जिससे कि वो अपने लिए उन वैल्यूज़ को खुद से डिटर्मिन कर सके, खुद से फ्रेम कर सके। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस करता है। आई होप सो क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स। अब थर्ड हेडिंग क्या आ जाएगी? एम्स ऑफ एजुकेशन इन प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य, प्रयोजनवाद में शिक्षा के उद्देश्य क्या बोले गए हैं? सो शिक्षा के उद्देश्य क्या बोले गए हैं? आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था ना, थ्योरी ऑफ रियलिटी, थ्योरी ऑफ नॉलेज, सब बात करी थी। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान चाहते हैं, तो इनका पहला उद्देश्य यही है। द एम ऑफ एजुकेशन इज मोर एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन इज मोर एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य है अधिक शिक्षा, अधिक शिक्षा, अधिक शिक्षा और अधिक शिक्षा। मतलब जिस भी सोर्स से हमें एजुकेशन मिले हमें उसे छोड़ना नहीं है, हमें हर समय शिक्षा को प्राप्त करना है। तो मोर एजुकेशन। आई होप सो क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास, व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास। ये कहता है, क्योंकि हमने भी पढ़ा था ना पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे की, तभी वो वैल्यूज़ को फ्रेम कर पाएगा। तो इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य यही रखा है कि बच्चे का हार्मोनियस डेवलपमेंट हो। क्लियर। तीसरा उद्देश्य इन्होंने क्या रखा है? एजुकेशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। एजुकेशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, मानव कल्याण के लिए शिक्षा। क्योंकि ये किस चीज़ में बिलीव करता है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में, सोशल वैल्यूज़ में बिलीव करता है ना, तो इसलिए कहता है जिससे सबका भला हो, ऐसी वैल्यूज़ डिटर्मिन होनी चाहिए। तो इसलिए मानव कल्याण के लिए शिक्षा, शिक्षा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, इस तरह की शिक्षा लोगों को मिलनी चाहिए। समझ आ गया? सो मानव कल्याण। नेक्स्ट आ गया रहता है डेवलपमेंट ऑफ डायनामिक माइंड, गतिशील मस्तिष्क का विकास। चेंजिंग माइंड, जो हर तरह की सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ऐसे डायनामिक माइंड को डेवलप करना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ गया रहता है क्रिएशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का निर्माण। सो क्रिएशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का निर्माण क्या होता है कि मूल्यों को भी विकसित करना। तो ये उस तरह की वैल्यूज को डेवलप करने पर ध्यान देता है जो मतलब मूल्यों को डेवलप नहीं, मूल्यों का निर्माण ये कह रहा है। तो क्रिएट करना यानी अपने लिए उन वैल्यूज को क्रिएट करना या सेट करना जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो ये उस तरह की वैल्यूज़ को क्रिएट करने की शिक्षा देता है और बच्चे को उस कैपेबल बनाता है कि बच्चा खुद से अपने लिए उस तरह की वैल्यूज़ को क्रिएट कर सके। ये नहीं कर रहा कि वैल्यूज़ दे दी और डेवलप करो, ये वैल्यूज़ को क्रिएट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। इज इट क्लियर? ये टर्म्स का ही बस हमें डिफरेंस ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे सोशल एफिशिएंसी,
ये सामाजिक कुशलता पर ध्यान देता है कि बच्चे को या व्यक्ति को ऐसी ट्रेनिंग मिले कि वो आज के समाज में अपना जीवन एक योग्य व्यक्ति की तरह जी पाए। मतलब समाज माने सोसाइटी में उसके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, जो जो इस सोसाइटी में कहा गया है वो सब चीज़ें उसके पास अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? तो ये नेक्स्ट आगे, ये सारे इसके क्या थे बेटा? एम्स ऑफ एजुकेशन। अब आ जाते हैं 4 हेडिंग्स, जिसमें पहली हेडिंग हम करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है? शिक्षण के तरीके या विधियाँ। शिक्षण की विधियाँ इनके अनुसार क्या हैं? तो देखो इनके अनुसार जो शिक्षण की विधियाँ हैं, क्योंकि जॉन डीवी लेके आए हैं ना, सो जॉन डीवी ने शिक्षण का एक बहुत अच्छा मेथड बताया, प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोजना विधि। सो इन्हीं जो जॉन डीवी हैं उन्हीं के, मतलब किलपैट्रिक और ये दोनों ही हैं ना। मतलब जॉन डीवी आप ऐसे कह सकते हो टीचर हैं और किलपैट्रिक उनके स्टूडेंट हैं। जॉन डीवी टीचर और किलपैट्रिक उनके स्टूडेंट हैं। तो किलपैट्रिक ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए प्रोजेक्ट मेथड को ना एक परिभाषा भी दी है बेटा। प्रोजेक्ट मेथड की क्या दी है? प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी proceeding in a social environment। प्रयोजना एक सोद्देश्य पूर्ण क्रिया है जिससे पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। दिस इज द डेफिनेशन। सो इसमें 3 बातें सामने आई। एक तो प्रोजेक्ट क्या होता है? होल हार्टेड, पूरे दिल से की जाने वाली पर्पसफुल एक्टिविटी। जैसे छोटे बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि ऐसे भी होता है, जैसे आपने सबके बिजली के बिल देखने हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल से देखना है कि वो कितना कितना सबका बिल आया, उसे नोट डाउन करना है। मैथ्स का प्रोजेक्ट मिलता है और फिर उनका एवरेज निकालो। जैसे एक फैमिली के पूरे 6 महीने का आपने बिल दिया, अब उसका एवरेज निकालो कि ऑन एन एवरेज बिल उनका पर मंथ कितना आया हुआ है। उससे ऐसे हर फैमिली 5 फैमिलीज़ को कोई आप लो, तो इससे बच्चा क्या हो रहा है, मतलब 5 फैमिली सिलेक्ट कर रहा है, उनके बिल्स को स्टडी कर रहा है 6 महीने का। क्लियर? तो ये क्या है? पर्पसफुल एक्टिविटी। और फिर उसके बाद कैसे प्रोसीडिंग इन द सोशल एनवायरनमेंट, कि बच्चे को हर फैमिली के पास, हर परिवार के पास बात करने के लिए जाना पड़ रहा है। ठीक है? और उसके लिए वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और फिर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली एनालाइज किया जाता है और टीचर मतलब उसको गाइडेंस देते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट कैसा बनाया। तो प्रोजेक्ट जो एक्टिविटी होती है वो लर्निंग बाय, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। बल्कि अच्छा ही यही लगता है। तो आज क्लास रिकॉर्डेड है जी हाँ जी सर, आज रिकॉर्डेड है क्लास। ये तो बात है ही है, हम लोग एज अ टीचर नहीं, ऐसा नहीं है सर, हम लोग साथ में ही आए हुए हैं। हम लोग दोनों ही यहाँ पर जो है ना 2003 और 4 से हैं। मतलब ये बचपन में मैंने सीखा है। ठीक है? तब तो 3rd 4th क्लास में थे सर, जब आप लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। मैं तो 3rd क्लास नहीं, पढ़ाना तो उससे भी पहले से करा हुआ है। ये यहाँ पर
यहीं पर 20 साल तो यहीं पर हो गए हैं, जब से मेरी मैरिज हुई है तब से यहीं पर हूँ मैं। घर परिवार इसी से बड़ा पड़ा है। तो असल यहाँ से भी पहले 10-12 साल स्कूल में भी काम किया है, वैसे भी बाई बर्थ ट्यूटरिंग किया है, ठीक है ऐसे बोल सकते हो, कहते हैं बाई बर्थ टीचर है, तो हम लोग बाई बर्थ टीचर है। आप लोगों की क्लास में लिखेंगे सर मैम बाय बर्थ टीचर्स। बाई बर्थ बिल्कुल है, उससे कोई काम ही नहीं किया है। ये तो बात है, पूरा जैसे कहते हैं ना जो फुल, ये जो पूर्ण संलग्नता वाली बात है, होल हार्टेड एक्टिविटी हमारी टीचिंग ही रही है पूरी तरह से, बुरी तरह से। बच्चों के साथ डेडिकेशन है, किसी चीज के साथ डेडिकेशन नहीं है, लाइफ में किसी चीज को इतनी डेडिकेशन नहीं है। और बच्चे बहुत जगह गवर्नमेंट जॉब्स पे लगे हुए हैं, कहते हैं ना मेंटल रेगुलेशन, जहाँ मिल जाते हैं ना। रेगुलेशन अभी थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट मेरे को मिला और वो ऐसे रोड क्रॉस करके आया और पैर छुए सड़क पे सबके सामने, और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही, तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ ना कि भाई जॉब लग गई है, पीआरटी में टीचर है वो ना, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। 10-20-50 वाले मिल ही जाएंगे, कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। सही बात है। कोई वैसे की जरूरत नहीं है तो ठीक है, तो वो कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये तो चीजें बढ़िया से लिख के नोट बना रहा है, आप बोल रहे हो ये पूरा नोट ही है। सर ये बहुत सिंसियर बच्चे हैं, इनको इस बात की ज़रूरत ही नहीं है कहने की, हाँ नहीं है अभी वो, बल्कि ये हमारी स्टूडेंट वो ये समझा रही थी कि पढ़ना कैसे चाहिए, कि जब वो कानों में सुन रही थी सारी बात ना आपकी, तो मतलब ये वही चीज़ है, जो पढ़ने वाले होते हैं वही इन चीज़ों को ध्यान देते हैं। सारी क्लास सब लिखते हैं ये वाले बच्चे, ये चारों ही पंचुअल हैं बहुत ज़्यादा इस क्लास में, मुझे लगता है यही 4 हमेशा आए हुए होते हैं, और या एक आधा कोई और होगा तो वो चेंज हो के आते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए लगा होगा भाई, ठीक है, बहुत हो गई तारीफ, चढ़ना मत, काम करो। चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा। सो प्रोजेक्ट मेथड को, एक तो ना प्रोजेक्ट मेथड ना वो होता है जिसमें बच्चे को ना ऐसे जैसे थियोरेटिकली लिखना नहीं पड़ता, इस तरह से जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान होता है वो परमानेंट नॉलेज होती है ना परमानेंट नॉलेज, जिसे बच्चा कभी भी भूलेगा नहीं, क्योंकि उसने सोशल एनवायरनमेंट में से पूरा किया होता है। क्लियर? तो यहाँ पर कौन से मेथड की बात की गई है? प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं आपके? प्रयोग, प्रायोगिक विधि, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रायोगिक विधि। तो ये ऐसी विधियों को एक्सेप्ट करते हैं। एक बात और, इन्होंने कुछ सिद्धांतों की बात करी है, कहता है कि अगर टीचर अपने लिए कोई टीचिंग मेथड सिलेक्ट करे तो वो इन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स को पहले देख ले कि क्या वो मेथड इन प्रिंसिपल्स को मतलब फॉलो करता है। अगर वो करता है तो हमें वैसा मेथड सिलेक्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली तो इन्होंने ये 2 मेथड वैसे बताए हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कहता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं विच शुड बी फॉलोड while selecting method of teaching। बात समझ आई? तो हमें निम्न सिद्धांतों को ध्यान देना है, यानी वो सिद्धांत जो हमें किसी भी विधि का मतलब शिक्षण की विधि का चुनाव करते समय जिनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी ध्यान रखने योग्य प्रिंसिपल हैं? जैसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ पर्पसिवनेस। पहला प्रिंसिपल क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ पर्पसिवनेस, उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। यानी हमें जब हम कोई भी मेथड चुन रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे उद्देश्य को फुलफिल करे। उद्देश्य को मतलब कि बच्चे के इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, कि बच्चे को मज़ा आए उस मेथड से पढ़ने में। तो एक ऐसे मेथड को हमें सिलेक्ट करना है। वो कहता है प्रयोजनवाद किताबों से जो मिलने वाला ज्ञान होता है ये उसका विरोध करता है, क्योंकि किताबों से मिलने वाला जो ज्ञान होता है वो सिर्फ एक बुकिश नॉलेज जिसे बच्चा भूल जाएगा, तो वो बच्चा नहीं चाहता। बच्चे को चाहिए परमानेंट नॉलेज जिसे वो क्रिया के द्वारा सीखे। तो इसलिए पहला इनका प्रिंसिपल क्या है? पर्पसिवनेस, उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर आधारित, ये वाला सिद्धांत। ठीक है, करके सीखने पर आधारित या क्रिया करके अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत।
तो ये कहता है कि मेथड ऑफ टीचिंग वो होना चाहिए जो बच्चे को कुछ करने का मौका दे, पार्टिसिपेट करने का मौका दे। ये नहीं कि सिर्फ पूरे पीरियड में बैठे बैठे हम सिर्फ समझ रहे हैं, सिर्फ हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट चल रहा है, नो, बल्कि अफेक्टिव और साइकोमोटर भी हों, हम उस क्रिया को करके भी सीखें, इमोशंस के साथ भी कनेक्ट करें, तो वो सब चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। और हमें मेथड का चुनाव करते समय किस बात का ध्यान रखना है? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब सब विषयों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। ऐसा मेथड हो जो सब विषयों को एक दूसरे के साथ जोड़ कर पढ़ाए, कनेक्ट करके पढ़ाए। क्लियर? कि जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, तो सब विषयों को एक दूसरे के साथ क्या करना है? जोड़ कर पढ़ाना है और प्रेजेंट लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ाना है। इंटीग्रेशन में सब चीज़ों को जोड़ना होता है, एकीकृत करना, चाहे विषयों को एक दूसरे के साथ, चाहे सभी विषयों को प्रेजेंट लाइफ के साथ। इज इट क्लियर? जीवन में इनकी उपयोगिता, तो उपयोगितावाद पर तो ये आधारित ही है सिद्धांत, तो हर चीज़ को प्रेजेंट लाइफ के साथ कनेक्ट करके पढ़ाना, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 3 नियम इन्होंने बताया कि जिन्हें हमें हमेशा, जब भी हम टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करें तो हमें इन नियमों को हमेशा ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखते हुए हमें प्रिंसिपल मतलब मेथड ऑफ टीचिंग को सिलेक्ट करना है। समझ आ गया? अगला आ जाता है करिकुलम। अब किसकी बात करते हैं इसमें? इनके अकॉर्डिंगली करिकुलम। बेटा करिकुलम में भी इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स ही बताए हैं कि अगर हमें करिकुलम का चुनाव करना है तो हमें इन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स को ध्यान देना है। इसमें एक ये ऐसा है जिसने डायरेक्टली सब्जेक्ट्स पहले नहीं बताए, पहले प्रिंसिपल्स बताए हैं, फिर उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली विषयों का निर्माण किया है। तो पहला प्रिंसिपल इन्होंने बताया प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। कौन सा बताया पहला प्रिंसिपल? फायदा। जो सब्जेक्ट पढ़ाने का फायदा हो, उसको लाइफ में यूजफुल हो, वो विषय पढ़ाना चाहिए। अब देखो, अगर उपयोगिता का ध्यान रखा जाए तो उन्होंने बोला कि गर्ल्स के लिए होम साइंस और बॉयज़ के लिए एग्रीकल्चर। इन्होंने यूटिलिटी बेस्ड सब्जेक्ट्स में क्या बताया है? गर्ल्स के लिए होम साइंस, क्योंकि लड़कियों को हमेशा घर में काम आने वाले विषय हैं ये, जो इन्होंने सजेस्ट किया है। और बॉयज़ के लिए इन्होंने क्या सजेस्ट किया है बेटा? एग्रीकल्चर। समझ आया? ये यूटिलिटी बेस्ड प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल इन्होंने बताया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट। दूसरा प्रिंसिपल क्या बताया है? प्राकृतिक रुचि का सिद्धांत। अब प्राकृतिक रुचि का मतलब जिसमें बच्चे का नेचुरली इंटरेस्ट हो, जैसे प्राकृतिक रुचि के दृष्टिकोण से पढ़ना, लिखना, प्रकृति अध्ययन, हस्तकला, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसमें लिख लो कौन से विषय हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, पढ़ना लिखना, और प्रकृति अध्ययन नेचर स्टडी, हस्तकला हैंडीक्राफ्ट, रेखा चित्र ग्राफ, और चित्रकला पिक्चर ड्राइंग, इन विषयों को सम्मिलित किया गया है। अच्छा, यूटिलिटी बेस्ड जो सब्जेक्ट्स है ना, इसमें अदर सब्जेक्ट्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे हेल्थ स्टडी करवाना, जैसे होता है ना बच्चों का कौन सा सब्जेक्ट होता है इसके अंदर, हेल्थ स्टडी के अंदर फिजिकल एजुकेशन आता है ना, तो फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैथ्स बच्चे को हर एक को ज़रूरत है, तो बेसिक मैथ्स होना चाहिए, ज्योग्राफी, भूगोल होना चाहिए, लैंग्वेज, तो ये हेल्थ डेवलपमेंट, ठीक है, ये विषय इन्होंने यहाँ पर अदर सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किए हैं। ये सब यूटिलिटेरियन बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, क्लियर, जिनका फ़ायदा सबको होगा। तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। तीसरा इन्होंने कौन सा प्रिंसिपल बोला है बेटा? अनुभव आधारित सिद्धांत। यानी ऐसा विषय हो जिससे बच्चे को क्या मिले? अनुभव मिले। अनुभव कब मिलता है? जब आप कम्युनिटी में रहते हो। कम्युनिटी में जैसे प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है ना, तो यहाँ पर ये कौन से विषय को कहते हैं? कम्युनिटी स्टडी। इसमें ये कौन सा सब्जेक्ट ऐड करते हैं? समुदाय अध्ययन। कम्युनिटी स्टडी का मतलब समुदाय अध्ययन को महत्व दिया गया है। और एकीकरण का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करना, एक दूसरे से जोड़ना। चौथा प्रिंसिपल इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है। इसमें इन्होंने क्या चीज़ को जोड़ा है एक दूसरे के साथ? इसमें ये कहता है सोशल स्टडी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स की जो आपको जोड़ते हैं रियल लाइफ के साथ।
सोशल स्टडी आपको किसके साथ जोड़ता है? समाज के साथ जोड़ता है ना। साइंस आपको समाज के साथ जोड़ता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर, ऐसे विषयों को इन्होंने इंटीग्रेशन में सजेस्ट किया है। समझ आ गया बेटा? तो ये इनका करिकुलम हो गया। क्लियर? कौन से 4 प्रिंसिपल्स हो गए? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, नेचुरल इंटरेस्ट, बच्चे का एक्सपीरियंस और इंटीग्रेशन के बेस पर इन्होंने विषय बताए हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे आ जाता है इसमें, ये करिकुलम हो गया हमारा। इसके बाद प्रिंसिपल डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में अगर हम बात करें तो ये एक वर्ड में अगर बात की जाए तो ये सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं। इनका डिसिप्लिन कैसा है बेटा? सामाजिक अनुशासन। मतलब समाज के नियमों को ध्यान रखते हुए हमें क्रिया करनी है। तो ये सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं, सोशलाइज्ड एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो इससे धीरे धीरे बच्चे में अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अपने आप बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा। तो ये सबसे पहले सोशल डिसिप्लिन को डेवलप करने की बात करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे रोल ऑफ टीचर की अगर बात की जाए तो रोल ऑफ टीचर में ना तो इन्होंने प्राइमरी प्लेस दिया है जैसे कि आइडियलिज्म में दिया था। एक्चुअली प्रैग्मेटिज्म is something between idealism and naturalism। तो ये ना तो ऐसे करता है कि बहुत ही प्राइमरी प्लेस दे दे और ना ये ऐसे करता है कि बिल्कुल ही सेकेंडरी प्लेस दे दे। तो ये टीचर को कैसा प्लेस देता है? इन बिटवीन। कैसा प्लेस देता है? इन बिटवीन, मतलब इनके बीच में स्थान देता है। यानी इनके अकॉर्डिंगली टीचर एक फ्रेंड है, फिलोसोफर है, यहाँ पे तो ऑब्जर्वर था, सिर्फ देखने वाला, और यहाँ पे बिल्कुल ही डिक्टेटर था कि जो उसने कह दिया वही होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? वो फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है। तो यहाँ पे मित्र, सहायक, दर्शक, ठीक है, दार्शनिक, सॉरी। तो ये सब सखा, वो सब टीचर को बोला गया है। और क्या रह गया? हेडिंग कोई रह गई? सारी हो गई ना, चारों हेडिंग्स, चारों हो गई हेडिंग, है ना। मेथड्स ऑफ टीचिंग, करिकुलम, डिसिप्लिन, रोल ऑफ टीचर, ठीक है। अब इसके मेरिट्स और इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। तो इसके मेरिट्स तो सारे ही हो गए जितने अभी तक पढ़े कि इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड, वो है ये अप्रोच कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ये इसका फ़ायदा है। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है इनका, ये भी फ़ायदा है कि सब कुछ करके सीखने पर आधारित है इसमें। और इम्पॉर्टेंस गिवन टू सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, ये समाज को इम्पॉर्टेंस देते हैं, ये भी इसका फ़ायदा है। प्रोजेक्ट मेथड इनका एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह से प्राप्त किया गया ज्ञान बच्चा कभी भी भूलता नहीं है। और डिसिप्लिन भी इनका करेक्ट है एक तरह से, क्योंकि डिसिप्लिन कैसा है? सोशलिस्टिक डिसिप्लिन है, सोशल डिसिप्लिन है, तो वो भी अच्छा है। क्लियर? समझ आया? लेकिन इतने सारे फ़ायदे होते हुए कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी है, डीमेरिट्स भी हैं। तो इनके डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं प्रैग्मेटिज्म के? जैसे सबसे पहली बात, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अपोजिशन ऑफ एटर्नल वैल्यूज। अपोजिशन ऑफ एटर्नल वैल्यूज यानी कि अनंत सत्यों का विरोध, शाश्वत मूल्यों का विरोध। जो इसने अपनी पूरी थ्योरी में वैल्यूज को मैन मेड बना दिया है ना, कि शाश्वत मूल्य जो सदा से चले आ रहे हैं, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, इसने उनकी परिभाषा ही बदल दी कि सत्य परिवर्तनशील है, परिभाषा ही बदल दी ना। जबकि ये एटर्नल होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो ये इनका सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हो ड्रॉबैक है, ठीक है। दूसरा, बेस्ड इट इज ओवर यूटिलिटेरियन थॉट। ये कैसी फिलॉसफी है? ओवर यूटिलिटेरियन फिलॉसफी, अति उपयोगितावाद पर आधारित दर्शन, जिसमें हर टाइम फायदा 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 बोला गया है। हम मंदिर में जाते हैं फायदे के लिए थोड़ी जाते हैं, मन की शांति के लिए जाते हैं, खुशी के लिए जाते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए जाते हैं। बट इसने कहीं पर भी उस चीज़ को नाम नहीं लिया। ये सब जगह कहता है कि काम वो करो जिससे फ़ायदा हो। मतलब भगवान की भी पूजा को इसने फ़ायदे के साथ कंपेयर कर दिया कि अगर भगवान की पूजा करने से फ़ायदा होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तीसरा,
आइडियाज एंड वैल्यूज आर नॉट मैन मेड। आदर्श और मूल्य मानव निर्मित नहीं होते। आदर्श और मूल्य मानव निर्मित नहीं होते। तो ये भी इनका मतलब एक ड्रॉबैक ही हो गया ना, कि क्योंकि वैल्यूज और आइडियल्स जो है वो मैन मेड है ही नहीं, और जबकि ये दर्शन कह रहा है कि वो मैन मेड है, तो ये चीज़ गलत है, ये इसकी लिमिटेशन गलत है। इज इट क्लियर? मतलब ये लिमिटेशन है इसकी, ऐसे कह लो, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ को मनुष्य ने नहीं बनाया, वो तो चली आ रही है, वो हमेशा से हैं। मैन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप से वैल्यूज़ को क्रिएट कर ले। हाँ, वो क्रिएट नहीं करता, वो डिस्कवर करता है अपने लिए, ठीक है। वैल्यूज़ आर नॉट क्रिएटेड बट डिस्कवर्ड। आदर्श बनाए नहीं जाते, अपनी मतलब अपने कल्चर से, अपनी सोसाइटी से उनको क्या किया जाता है, उनको डिस्कवर, उनको प्राप्त किया जाता है। अगला आ जाता है नेगेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। सेम वही बात, आध्यात्मिक मूल्यों का निषेध। तो अगर ये यूटिलिटेरियन को ज़्यादा फोकस करता है तो इसका मतलब आध्यात्मिक मूल्यों को ये मना करता है, यानी उन वैल्यूज़ को जिससे मन की शांति, खुशी, प्रसन्नता, ये सब चीज़ें मिलती हों, उस तरह की वैल्यूज़ को ये डिनाई करता है। क्लियर? इसने उसकी बात ही नहीं करी, ऐसे कह लो। नेगेशन लिख सकते हो यहाँ टर्म, नेग्लेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे, शिक्षा में निश्चित उद्देश्यों का निर्देश, नेगेशन ऑफ द फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन। ये कहता है, इसने बोला ना कि एजुकेशन के एम्स भी प्री डिटर्मिन्ड नहीं होते, लेकिन हम तो जिस क्लासरूम में पहले जाते हैं उसके लेसन प्लान में भी हमारा पहला जो स्टेप होता है वो जनरल और स्पेसिफिक एम्स होता है जो हमें अचीव करने हैं उस क्लास में पढ़ाने के दौरान। तो वो अगर प्री डिटर्मिन्ड नहीं होंगे तो आप उन्हें अचीव कैसे करोगे? वो कैसे हर सिचुएशन में बदले जा सकते हैं? तो वो चीज़ इनकी बिल्कुल गलत है कि जो फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन है मतलब वो उसको भी नेग्लेक्ट करता है। तो ये इनका लिमिटेशन है एक तरह का। क्लियर? नेक्स्ट आगे, प्रैग्मेटिज्म एज अ मेथड ओनली। इन्होंने प्रैग्मेटिज्म को एक फिलॉसफी बना दिया, जबकि यूटिलिटेरियन जस्ट एक थॉट है, एक तरह का विचार है, आपने इसको विचारधारा बना दिया। ये कोई भी बात है उसको फायदे के बेस पे देख रहे हैं। तो ये एक, आप जब क्रियाएं करो तो आप एक मेथड इसे मान सकते हो ना, कि भाई हाँ इस काम को करने का फ़ायदा है तो मैं ऐसे कर लूँ इस काम को। तो प्रैग्मेटिज्म एक मेथड तो बोलता हुआ सही लगता है, बट इसे एक पूरी फिलॉसफी बोल देना अपने आप में जो थोड़ा सा गलत लगता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आगे जाते हैं, कंडेमनेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा की निंदा। क्योंकि ये तो कहता है कि बिना किताबों के, जैसे नेचुरलिज्म कहता है ना, ये थोड़ा थोड़ा वैसे ही बोलता है कि बच्चे को यूटिलिटेरियन एजुकेशन देनी है, प्रोजेक्ट मेथड और इन सब चीज़ों को फोकस करना है। तो ये किसी भी चीज़ में ना बच्चे को क्रिया करने पर फोकस कर रहा है। तो जो किताबें हैं उसकी इम्पोर्टेंस होती है अपनी, लेकिन ये किताबों को, फॉर्मल एजुकेशन को उतना फॉलो नहीं करता। तो ये उनके लिए भी, उनकी भी ये निंदा करता है, तो जो गलत है। क्योंकि हमें बहुत सारा कुछ ऐसा है जो किताबों से जानने में मिलता है। हम किताबों को पढ़ते हैं, हमें तब पता लगता है, दूसरों के एक्सपीरियंस हमें बुक्स से पता चलते हैं, तो वो चीज़ ये एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्लियर? वो भी गलत है। इसके अलावा ऑपोजिशन ऑफ मोनेटिज्म, एकत्व का विरोध। एकत्व का विरोध करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ट्रुथ एक है, सत्य एक है, सब ये मानते हैं, चाहे वो नेचुरलिज्म हो चाहे वो आइडियलिज्म हो, लेकिन इसने तो एकत्व का भी विरोध कर दिया कि सत्य एक है ही नहीं, सत्य बहुत सारे हैं। एक व्यक्ति के लिए ही सत्य है, बहुत सारे हैं। और सत्य कैसे डिटर्मिन होंगे? सत्य का क्राइटेरिया रिजल्ट पर बेस होगा। अभी हमने पढ़ा था, रिजल्ट इज द क्राइटेरिया फॉर ट्रूथ। समझ आ गया? तो इनके अनुसार एक नहीं है, सत्य एक है ही नहीं, जबकि और फिलॉसफीज में सत्य चेंजेबल होता ही नहीं है। जो एक चीज़ एक सिचुएशन में एक के लिए सत्य है वो सबके लिए वैसी ही है, सत्य को बदला नहीं जा सकता। लेकिन इनके अनुसार सत्य परिवर्तनशील है। ठीक है? तो ये एकत्व जो है ना, ये भी गलत है इनका। इसके अलावा ऑपोजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, ये बौद्धिकता का विरोध करता है, क्योंकि बौद्धिकता माने हमारी जो बुद्धि होती है ना, ये कई बार कहते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि की वजह से ही कुछ ऐसी जो वही ऑर्थोडॉक्स थॉट्स होती हैं जो कि हमने बोल दिया तो चला आ रहा है,
अब आगे तुम भी इसे बदल नहीं सकते। तो ये ऐसी बौद्धिकता का विरोध करता है। क्लियर? जो एक ही तरह की सोच को हमेशा कुएं के मेंढक जैसे बने रहो और एक ही तरह की सोच को हमेशा कंटिन्यू करो, तो ये कहता है ऐसी बौद्धिकता नहीं होनी चाहिए। क्लियर? इसके अलावा स्पिरिचुअल नॉन सेटिस्फैक्शन, आत्म असंतुष्टि, ये अब वही वाले पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ने की जरूरत नहीं, आप शुरू के 8 पॉइंट्स कर लो, दैट्स इट। बाकी ये जो 2-3 दिए हुए हैं ना, ये सब बेकार है। ये एक लास्ट पॉइंट और कर लो, 9वां, कि डिफ़िकल्टी इन कंस्ट्रक्टिंग द करिकुलम, कि इस तरह का करिकुलम जो प्रोजेक्ट बेस्ड हो, इंटीग्रेशन बेस्ड हो, एक्सपीरियंस बेस्ड हो, उसे फ्रेम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो किताबें तो अल्टीमेटली चाहिए ही हैं करिकुलम के लिए, और बिना किताबों के करिकुलम कैसे बनेगा? तो ये इस तरह का करिकुलम फ्रेम करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। समझ आ गया? ये हमारा बेटा प्रैग्मेटिज्म कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब एग्जिस्टेंशियलिज्म है आपकी किताबों में, लास्ट रह गया हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। इसके बाद हमारी नई यूनिट शुरू हो जाएगी। देखो, अस्तित्ववाद ना मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी, क्योंकि अगर आज शुरू कराऊंगी ना फिर वो ख़त्म नहीं होंगे पॉइंट्स। ठीक है? तो आज जो मैं आपको कराऊंगी ना, अगली यूनिट शुरू करा देती हूँ। ठीक है? अस्तित्ववाद एक पूरी फ़िलॉसफी है ना, फिर फ़िलॉसफी इसको मैं थोड़ा सा ना जैसे टाइम दे के अच्छे से करवा रही हूँ, तो वो चीज़ है। ठीक है? तो उसको थोड़ा सा करवाऊंगी। अब यूनिट नंबर 3 पे आ जाओ। यूनिट नंबर 3 हमारी, अब जो 2 यूनिट्स है ना, वो आप जैसे नॉलेज एंड करिकुलम था ना, जो बची हुई 2 यूनिट्स हैं वो करिकुलम बेस्ड है। अब हमने नॉलेज वाला पार्ट ख़त्म कर लिया, अब हमारा आधा पार्ट जो है बचा हुआ वो किससे बेस्ड है? करिकुलम बेस्ड है। तो करिकुलम का जो अब पहला चैप्टर आपका आ गया वो क्या है? करिकुलम का मीनिंग, नेचर और ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स। उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं करिकुलम को फ्रेम करते टाइम। ठीक है? तो इसमें ये सब करना है। तो सबसे पहले अगर हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं बेटा, करिकुलम की बात कर रहे हैं, तो करिकुलम को आपको सारे उसके मीनिंग्स डिफाइन करने हैं, और फिर करिकुलम को सिलेबस के साथ भी डिस्क्राइब करना है कि सिलेबस क्या होता है और करिकुलम क्या होता है, सिलेबस और करिकुलम में क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी करिकुलम को बताएंगे, यूनिट नंबर 3 करिकुलम, इसे हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, और दूसरा क्या है? सिलेबस, जिसे पाठ्य वस्तु कहते हैं। करिकुलम को एक्सप्लेन करने के लिए पहले इसका इटमोलॉजिकल मीनिंग बताना। कौन सा मीनिंग बताएंगे? इटमोलॉजिकल मीनिंग। इसे हम बोलते हैं शाब्दिक तात्पर्य। क्या बोलते हैं? सो इटमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है? करिकुलम जो है ना, लैटिन भाषा के शब्द क्यूरर से डराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? रनवे, दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान, रनवे। करिकुलम को क्या बोला गया? क्यूरर से डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। तो करिकुलम क्या है? इट इज अ रनवे, इट इज अ रनवे और अ कोर्स which one runs to achieve a goal. It is a runway or a course. Curriculum क्या है? It is runway or course which one runs to achieve goals. दौड़ का मैदान। तो पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इज इट क्लियर? जैसे एक जो दौड़ के मैदान में भागते हैं,
तो उनका एक ट्रैक होता है ना उनके सामने, उन्हें पता होता है कि हमें इस ट्रैक को पूरा करना है, जो पहले कर लेगा वो जीत जाएगा। ऐसे ही करिकुलम एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को जो फॉलो करता है वो अपने सिलेबस को टाइम पे पूरा करके, और गोल माने पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो वो उस चीज़ को अचीव कर लेगा। समझ में आ गया? सो करिकुलम वो डायरेक्शन है, वो गाइडलाइन है, एक कोर्स है जो आपको अपने उद्देश्य को अचीव करने में मदद करता है। अगर आपको दायरा पता ही ना हो कि क्या विषय पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, पेपर में क्या चैप्टर्स आएंगे, क्या सिलेबस आएगा, तो आप अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाओगे। सो हमेशा हर गोल को अचीव करने के लिए उसका एक जो टारगेट होता है वो सेट होता है पहले से, कि हमें पता है कि हमें उस पेड़ को टच करना है अगर हमें जीतना है तो बच्चा उसी डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, बात समझ आई? तो ये चीज़ ध्यान देना। तो ये तो हो गया इसका इटमोलॉजिकल मीनिंग। ये कौन सा मीनिंग हो गया? इटमोलॉजिकल मीनिंग। अब बात करते हैं नैरोअर मीनिंग ऑफ करिकुलम। पहले इटमोलॉजिकल पढ़ा, अब नैरोअर मीनिंग क्या होता है करिकुलम का? नैरोअर यानी संकीर्ण विचारधारा ये बोलती है कि वो शिक्षा जो बच्चा स्कूल में लेता है, जिस सिलेबस को, करिकुलम को स्कूल में फॉलो किया जाता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो फिक्स्ड है, जिनका टाइम फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो जो फॉर्मल एजुकेशन के दौरान बच्चा लेता है उसे हम बोलते हैं नैरोअर मीनिंग। समझ आ गया? ये क्या है इसका? संकुचित विचारधारा। जो बच्चा स्कूल में, कॉलेज में एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करके जिसे वो पूरा कर रहा है, तो वो आपकी क्या है? नैरोअर। अब आगे आ जाता है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ करिकुलम। ब्रॉडर मीनिंग क्या होता है करिकुलम का? ब्रॉडर मीनिंग होता है विस्तृत विचारधारा। सो विस्तृत विचारधारा वो विचारधारा होती है जहां, जो आप ऐसे कह सकते हो, जो आपको कहीं पर भी किसी से भी मिलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें आप क्या कह सकते हो कि करिकुलम क्या है? एक पूरा जीवन में मिलने वाले एक अनुभव, वो सब पूरा एक करिकुलम, वो उसी को हम बोलते हैं इसका ब्रॉडर मीनिंग। जो शिक्षा आप कहीं पर भी किसी से भी ले सकते हो, जो फॉर्मल भी हो सकती है लेकिन इनफॉर्मल भी, जैसे किसी से, फ्रेंड से भी ले ली, एफएम रेडियो सुन रहे हैं तो उससे भी मिल गई, जो आप किसी बड़े व्यक्ति से बात करी तो उससे भी मिल गए, किसी की वो लेक्चर सुनने गए तो उससे भी ले लिया, तो कहीं पे भी किसी से भी लिया जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? ब्रॉडर सेंस में मीनिंग। तो जो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली है, जिसका कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है, जिसका सिलेबस प्रीफिक्स नहीं है, जो हमेशा चलती रहेगी, उसे क्या बोलेंगे? ब्रॉडर सेंस में करिकुलम का मीनिंग। ठीक है, ये 3 सेंस हो गए। इसके बाद आप इसमें बताओगे करिकुलम की एक डेफिनेशन। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्या बताओगे? एक डेफिनेशन बता देना। इसमें सबसे अच्छी डेफिनेशन कनिंघम की है। कनिंघम के द्वारा दी गई परिभाषा। सो करिकुलम के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में कनिंघम ने क्या बताया बेटा? कि करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट, ब्रैकेट में टीचर, ब्रैकेट क्लोज, टू माउल्ड हिज मटेरियल। माउल्ड माने मोड़ना, ठीक है, शेप देना, MOULD, टू माउल्ड हिज मटेरियल, दैट इज ब्रैकेट में द प्यूपिल, according to the ideals, यानी ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव्स, इन हिज स्टूडियो, ब्रैकेट में द स्कूल, इन हिज स्टूडियो, ब्रैकेट में द स्कूल। इन्होंने टीचर को, जैसे एक प्लेग्राउंड होता है ना, या एक गार्डन होता है, तो वहाँ पर मतलब, या एक आर्टिस्ट कह लो जो ड्राइंग करता है, तो इन्होंने आर्टिस्ट टीचर को कहा है, और उसका जो मटेरियल सामान है, उसके पेजेस, उसका जो इमेज बनानी है उसने, जो उसके कलर्स हैं, वो सब उसके बच्चे हो गए। और जो उद्देश्य है कि उसने जो चीज़ भी उसमें चेंज लाना है, जो इमेज बनाकर उसने चेंज लाना है, तो ऐसे ही बच्चों को भी तो हमने चेंज करना है ना उद्देश्यों के अनुसार। तो जिन उद्देश्यों के अनुसार बच्चों को चेंज करना है, वो एक आर्टिस्ट के लिए आइडियल्स होते हैं और टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। और कहाँ पर?
जैसे आर्टिस्ट अपना ये सारा काम स्टूडियो में करता है और टीचर अपना ये सारा काम स्कूल में करता है, तो स्टूडियो को स्कूल कहा गया है। समझ में आ गया? हिंदी में पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढाल सके। समझ आ गया? सो दिस इज कॉल्ड करिकुलम। सो करिकुलम आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि आपने क्या चेंज लाना है, उद्देश्य कैसा है, उसके अनुसार अपने बच्चों में परिवर्तन लाना, तो करिकुलम आपको उसमें हेल्प करता है। बात समझ आ गई? क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज करिकुलम। ये हमने करिकुलम में किसकी डेफिनेशन पढ़ी? कनिंघम की। तो हमने करिकुलम को एक्सप्लेन करने के लिए, अब ये तो एक डेफिनेशन हो गई, और एक आदि आप और लिखनी हो तो फ्रॉबेल वगैरह की लिखनी, बहुत छोटी सी होती है वो भी, फ्रॉबेल की भी अच्छी डेफिनेशन है। मतलब उन्होंने करिकुलम के बारे में क्या बताया? करिकुलम शुड बी कंसीडर्ड द होल ऑफ द नॉलेज, करिकुलम शुड बी इन कंसीडर्ड द होल, WHOLE, होल ऑफ नॉलेज, यानी जितना भी ज्ञान है उसका संपूर्ण, उसी को करिकुलम कहते हैं। एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन रेस, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। सो यहाँ तक आते आते हमें करिकुलम में एक चीज़ तो समझ में आई, करिकुलम में सब कुछ होता है जो बच्चे की लाइफ में हैपन होना है, वो सब चीज़ें उसकी करिकुलम का ही पार्ट है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी तो हमने पढ़ा ना ब्रॉडर सेंस में। लेकिन जो सिलेबस होता है वो प्रिंटेड गाइडलाइंस होती हैं। अब हम करिकुलम को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? सिलेबस के साथ। तो सिलेबस इज जस्ट अ प्रिंटेड गाइडलाइन। सिलेबस क्या है? इट इज जस्ट अ प्रिंटेड गाइडलाइंस which tells the child what to do, what to learn। समझ आ गया? तो पाठ्य वस्तु केवल मुद्रित संदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। सो ये हमारा क्या हो गया? पाठ्य वस्तु। तो अगर हमें कोई बोले करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, तो आप डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपने इसका मीनिंग बताते हुए बतानी है। एक तरफ करिकुलम और एक तरफ सिलेबस। सो करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है? सो करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है? अगर इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया, पहला बेस क्या लेंगे डिफरेंस का? एरिया यानी क्षेत्र। इसका क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत, और इसका संकीर्ण यानी नैरोअर। पहला डिफरेंस समझ आ गया? पहला डिफरेंस समझ आ गया? उसका ब्रॉडर और उसका संकीर्ण। अब इसमें फोकस किस पे होता है? इसमें अंडरस्टैंडिंग पर और इसमें क्रैमिंग ऑफ फैक्ट्स पर, रटने पर जोर होता है। उसमें सिर्फ आप चीज़ों को समझने पर, ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हो, वो तथ्यों को रटने की उपेक्षा करता है, समझने पर ज़्यादा फोकस करता है। जबकि जो आपका सिलेबस है वो जैसे प्रिंटेड गाइडलाइन है, और कल बच्चे का पेपर है, तो बच्चा सिर्फ वो चीज़ रट्टा मारेगा या याद करके भी चला जाएगा कि उसे पता है कि पेपर में ही आ रही है, तो मैं अभी के लिए पढ़ लूँ, तो वो ऐसे पढ़ते हैं बच्चे। क्लियर? तो सिलेबस कहीं ना कहीं रटने को मोटिवेट करता है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ बता सकते हो कि इसमें जो ब्रॉडर चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, इट इंक्लूड्स बता सकते हो। जैसे करिकुलम में क्या इंक्लूड है और सिलेबस में क्या इंक्लूड है। सो करिकुलम में क्या इंक्लूड होता है, लिख लो, रिटन, ओरल, बुकिश, लेकिन साथ साथ एक वर्ड और लिखोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये करिकुलम में मिलती है। प्रैक्टिकल नॉलेज किस में मिलती है? करिकुलम में। अब वहाँ पर आप क्या लिखोगे? सिलेबस इंक्लूड्स ओरल, रिटन, बट बुकिश। वो किस पे फोकस करता है? पुस्तकीय ज्ञान पर। जबकि पहला वाला किस पे फोकस करता है?
प्रैक्टिकल नॉलेज पर। समझ में आ गया, इसलिए उसे ब्रॉड कहा गया है। अब इसके पक्ष लिख लो कौन से हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम और एस्पेक्ट्स ऑफ सिलेबस। सो पाठ्यक्रम के पहलू कौन से होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, मॉरल, इमोशनल, सारे एस्पेक्ट्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सारे एस्पेक्ट्स इसके हैं। जबकि सिलेबस का सिर्फ और सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है, टू पास द एग्जाम। उसका एस्पेक्ट सिर्फ क्या है, टू पास द एग्जाम, परीक्षा को उत्तीर्ण करना। समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आगे रहता है, सो फोकस किस पे रहता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर। मेन एम हेडिंग में क्या आ जाएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जबकि सिलेबस का मेन एम क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट। सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देना, मेंटल डेवलपमेंट। उसके बाद करिकुलम में लिखो वेरियस एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड, जैसे प्ले वे, ट्रेनिंग, कल्चरल प्रोग्राम्स, ये सब, स्काउटिंग, एनसीसी, ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं, उसमें वेरियस एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड। जबकि सिलेबस में क्या होता है, वेरियस टीचिंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड, वेरियस टीचिंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड। विभिन्न शिक्षण विषयों के प्रकरण को सम्मिलित किया जाता है, शिक्षण विषयों के प्रकरण को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर। तो उसमें टॉपिक्स इंक्लूड, जो थ्योरी के टॉपिक्स होते हैं ना, वो सिलेबस में होते हैं, जबकि इसके अंदर एक्टिविटीज होती है। समझ में आ गया। सो आपको जब भी करिकुलम का आंसर आए ना, हमेशा आगे भी, तो हमेशा उसका एटमोलॉजिकल मीनिंग बताओ, उसका नैरोअर मीनिंग बताओ, उसका ब्रॉडर मीनिंग बताओ, और उसका एक डेफिनेशन कनिंघम की बताओ, याद रखो इसे हमेशा। और ऐसे ही एक आधी कोई और डेफिनेशन याद कर लो, फिर सिलेबस के साथ इसको कंपेयर करके बताओ। तो ऐसे करके आप एक इसका फुल फ्लैज आंसर आप दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा करिकुलम। अब आगे आ जाता है नीड ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की आवश्यकता। इंग्लिश मीडियम में 111 पेज पे और हिंदी मीडियम में 161 पेज पे ही है। नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम की आवश्यकता क्यों होती है भाई? हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। क्या बिना करिकुलम के हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक ट्रैक भी तो चाहिए ना, जिस ट्रैक पर हम बच्चे को बोल रहे हैं कि आपको चलना है, तो करिकुलम हमें वो ट्रैक प्रोवाइड करता है। सो करिकुलम शिक्षा के उद्देश्यों को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्लियर। अगला पॉइंट, हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द सब्जेक्ट मैटर, शिक्षण सामग्री के निर्धारण में सहायक। हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द सब्जेक्ट मैटर, करिकुलम हमें सब्जेक्ट मैटर को डिटर्मिन करने में हेल्प करते हैं। सब्जेक्ट मैटर को डिटर्मिन करने का मतलब क्या होता है कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स, कितने टॉपिक्स, कितने सब टॉपिक्स, और वो चैप्टर्स भी क्या क्या होने चाहिए, इन सब चीज़ों का डिटर्मिनेशन करिकुलम के थ्रू होता है। अगर करिकुलम ना हो तो हम इन सब चीज़ों को पहले से फ्रेम ही नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। क्लियर। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आगे आता है हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द टीचिंग मैथड्स, हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द टीचिंग मैथड्स, शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक। सो हमें कौन सा टीचिंग मेथड कहाँ पे यूज़ करना है, ये भी हमें कहीं ना कहीं करिकुलम हेल्प करता है। करिकुलम हमें बच्चों की एज और उनकी कैपेबिलिटी, उनका इंटरेस्ट, उनके एटीट्यूड्स, उनके एप्टीट्यूड्स, उन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं हम साइकोलॉजी के अंदर भी, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम करिकुलम फ्रेम करते हैं, और फिर करिकुलम से हमें कौन सा टीचिंग मेथड किस तरह के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है वो भी हमें समझने में हेल्प मिलती है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया है हेल्पफुल इन द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हेल्पफुल इन द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय सामग्री के विभाजन में सहायक। जैसे फर्स्ट क्लास में कितना पार्ट हमें लेना है,
सेकंड क्लास में कितना पार्ट लेना है, तो डिवीजन हो गया ना। इंग्लिश तो आप पहली से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ रहे हो, लेकिन हर क्लास में एक डिवीजन है, उतना पार्ट आपको फर्स्ट क्लास में करा रहे हैं, उतना सेकंड में करा रहे हैं, तो ये डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी इसकी वजह से हो पाता है। नेक्स्ट आगे आ जाता है हेल्पफुल इन कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण में सहायक। जैसे करिकुलम में आप अलग अलग खेल होते हैं, एनसीसी, स्काउटिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों में अच्छे चरित्र का निर्माण करती हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ और अपने ग्रुप के लिए एक कोऑपरेशन, लॉयल्टी, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं, शेयरिंग, टेकिंग केयर, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों में अच्छे कैरेक्टर को फ्रेम करती हैं। नेक्स्ट आगे आता है हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के विकास में सहायक, व्यक्तित्व के विकास में सहायक। सो इससे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, सारे पहलुओं का विकास होता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर एस्पेक्ट इसमें बच्चे का डेवलप होता है। नेक्स्ट आगे हेल्पफुल इन डिस्कवरी, खोज अनुसंधान में सहायक। करिकुलम से हमें ये पता लगता है, जैसे इस साल हमने जो जो पढ़ाया, अब इस बार हमारी ये कमियां रही, तो उन कमियों को स्टडी करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, और रिसर्च के बेस पर फिर हमें एक पॉइंट मिलता है कि अगली बार हमें करिकुलम में ये चेंज लाना है। तो कहीं ना कहीं करिकुलम हमें आगे क्या करना है, एक रास्ता देता है, एक रिसर्च देता है। क्लियर, अनुसंधान। नेक्स्ट आगे हेल्पफुल इन शोइंग फिलोसफिकल एंड एजुकेशनल टेंडेंसीज, दर्शन और शिक्षा की प्रवृत्तियों को दर्शाने में सहायक। जब गुरुकुल में होते थे तो आइडियलिज्म को फॉलो किया जाता था, जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हुई तो हम नेचुरलिज्म को फोकस करने लगे, जब फ़ायदे की बात हुई तो हम प्रैग्मेटिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह की शिक्षा की प्रवृत्तियां रही हैं, उनको दर्शाने में करिकुलम बहुत हेल्प करता है। क्लियर, तो फिलॉसफी जिस तरह की हो वो हम करिकुलम में ही ऐड कर सकते हैं और करिकुलम के द्वारा ही बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। अगर बीच में करिकुलम को हटा दिया जाए तो क्या वो आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, उसके अकॉर्डिंगली शिक्षा के उद्देश्य ही नहीं बनेंगे, करिकुलम ही फ्रेम नहीं हो पाएगा, किन विषयों को पढ़ाना है हमें नहीं पता लगेगा, डिसिप्लिन कैसा हो हमें नहीं पता होगा, रोल ऑफ टीचर क्या हो हमें ये नहीं पता लगेगा। तो कहीं ना कहीं करिकुलम इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे आ जाता है हेल्पफुल इन द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, क्या चल रहा है, तत्कालिक घटनाओं के ज्ञान में सहायक। तो करिकुलम हमें एट प्रेजेंट क्या चीज़ चल रही है ये भी जानने में हमारी मदद करता है। आई होप सो आज की क्लास सबको समझ आई बेटा, बाकी आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये पेपर ख़त्म हो जाएगा ना, फिर आई विल स्टार्ट पेपर नंबर 2। ठीक है, ये ख़त्म करके वो शुरू करेंगे। बाय बाय ऑल ऑफ यू।